हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो लॉ पर है। और बेसिकली आज हम लॉ को पढ़ेंगे नहीं या पढ़ेंगे नहीं, लॉ को समझेंगे। मीन्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली लॉ होते क्या है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए है। तो सबसे पहले हमारे जो भारत में या हमारे इंडिया में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के लॉ, एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मीन्स प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मीन्स आजादी से पहले के, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब आजादी से बाद के। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या था? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संवैधानिक नियम, रूल्स। तो हमारे यहाँ दो तरह के, जैसे हमने रूल बताए आपको, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड नंबर 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। राइट, ये दो तरह के लॉ हैं। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर दोज लॉज, ये वो लॉज हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने से पहले के। तो कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने से पहले मींस लॉज ऑफ क्राउन्स के लॉ होंगे, ब्रिटिशर्स के लॉ होंगे। फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब वो लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट होने के बाद बने। तो जैसे कि दोनों में बेसिकली मूलभूत अंतर क्या है? तो दोनों में मूलभूत अंतर ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल में हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं, कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। तो ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी लॉ जो सिटीजन्स के इंडिविजुअल राइट्स के वायलेटिव होंगे, वो लॉज जो है क्या होंगे? इनवैलिड होंगे। वो लॉज इनवैलिड होंगे। और इसको डिफाइन कहां किया गया है? मींस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 और क्लास 7। मींस वो सभी लॉ इनवैलिड होंगे जो सिटीजन्स के इंडिविजुअल राइट्स के वायलेटिव होंगे। मींस जो भारत के नागरिकों का या अपने देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो लॉ जो है क्या हो जाएंगे? इनवैलिड हो जाएंगे। और वो सभी लॉ, चाहे वो पोस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशन बने हो, वो सभी लॉज जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी हैं, बट अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ स्टैंड करते हैं, तो वो लॉज जो है क्या होंगे? वैलिड रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर दो तरह के लॉज हैं। मींस मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी लॉज होते थे, प्रिंसली स्टेट्स के भी अपने लॉज होते थे। तो लॉज तो सब जगह रहे। तो लॉज, अब सवाल इस बात का है कि लॉ की हमें आखिर जरूरत क्या पड़ी? लॉ की जरूरत हमें दो जगह नहीं पड़ती है। लॉ की जगह लॉ की जो जरूरत होती है केवल दो जगह नहीं होती है। कहां पर नहीं होती है? एक तो तब लॉ की जरूरत नहीं होती है जब सारी दुनिया में, सारे देश में सारे लोग बिल्कुल अच्छे हों, सच्चे हों, तो हमें कानून की कोई जरूरत नहीं। या फिर सारे की सारे लोग बदमाश हों तो भी कानून की जरूरत नहीं है। जैसे कि जंगल में एक ही लॉ चलता है, वो चलता है पावरफुल का कमजोर पर। जैसे जंगल का राजा शेर होता है और शेर का एक ही कानून होता है, कमजोर का शिकार। शेर, आपने कभी भी नहीं सुना होगा किसी शेर ने किसी हाथी का शिकार कर दिया हो, नहीं करता है। लेकिन हाँ, मेमने को बख्शता नहीं है।
तो चूंकि हम सभी जो है कहाँ रहते हैं, सिविल सोसाइटी में रहते हैं, एक सभ्य समाज में रहते हैं। सभ्य समाज में हमें कैसे दो तरह के लोग मिलते हैं, एक अच्छे और एक बुरे लोग। मीन्स जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोगों से बचना चाहते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा लॉ प्रोटेक्ट करता है। तो ये दो तरह के लॉ होते हैं। अब अगर हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो जब बात ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लॉ की हो, तो लॉ जो है बेसिकली इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीन्स भारत का संविधान, और संविधान के अंडर आते हैं सारे लॉज। मीन्स ऐसा कोई लॉ, क्योंकि लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। लॉ मेकिंग कौन कर सकता है, पार्लियामेंट। मीन्स लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, ये काम जो है लॉ बनाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए ऐसा कोई कानून नहीं बना जा सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वायलेटिंग। राइट, यहां पर क्योंकि पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है किसमें, लॉ बनाने का, आर्टिकल 368 में। ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 20 है, और ये इतना बड़ा पार्ट है कि पार्ट 20 में केवल एक ही आर्टिकल है 368। 368 में पार्लियामेंट्स के पावर्स एंड राइट्स डिफाइन किए गए हैं। तो जबकि ये बहुत पावरफुल आर्टिकल है, क्योंकि इसी आर्टिकल में कहा गया है पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट राइट टू मेक न्यू लॉ और टू अमेंड द होल कॉन्स्टिट्यूशन। इस मतलब पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो कोई भी नया कानून बना सकती है, लेकिन कोई भी नया कानून बना सकती है या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। तो इतनी मतलब शक्तियां हैं किसमें, आर्टिकल 368 में। पार्लियामेंट को पावर कौन देता है, कौन एम्पावर्ड करता है, आर्टिकल 368 मींस पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर सकती है, कोई भी नया कानून भी बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वायलेटिव हो। ये चीज क्लियर है, मींस जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरलैप करता हो या इसके वायलेटिव हो, तो ऐसा कोई कानून कौन नहीं बना सकता है, पार्लियामेंट नहीं बना सकती है। तो ये चीज क्लियर हो गई। या इधर आर्टिकल 13 के बारे में हमने आपको बता ही दिया। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मींस इसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगे। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आर्टिकल 368 में आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई भी नया कानून बना सकते हैं, बिल्कुल आपको अधिकार है, बना सकते हैं, बनाइए। लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वायलेटिव्स लॉ नहीं बनाएंगे। ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मूलभूत ढांचा है वो डिस्टर्ब हो। जो मूलभूत इसका ढांचा है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अब आ जाता है जब इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अधीन होंगे क्या, लॉज। ठीक है, अब ये लॉज जो होते हैं बेसिकली लॉज को 2 बेसिक उसमें जो है क्लासेस में या 2 जो है पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो 2 पार्ट्स क्या है डिवाइडेड, एक होता है आपका प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉज, एंड एक होता है आपका सब्सटेंटिव लॉज। राइट, सब्सटेंटिव लॉज, और एक होता है आपका प्रोसीजरल लॉ। अब प्रोसीजरल लॉज क्या है और सब्सटेंटिव लॉज क्या है, ये जो है प्रक्रिया है। प्रोसीजरल लॉज क्या है, ये प्रक्रिया मींस ये प्रक्रिया है। ये किस चीज की प्रक्रिया है, ये दंड प्रक्रिया है।
ये प्रोसीजरल लॉ क्या है? दंड प्रक्रिया है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये दंड प्रक्रिया है। और ये आपका सब्स्टेंटिव लॉ क्या है? ये आपका मूल विधि है, अर्थात मूल कानून। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट सपोज मूल विधि और दंड प्रक्रिया को कैसे समझेंगे? बेसिकली जस्ट सपोज किसी एक एक्ट, कोई भी एक्ट किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा एक्ट जो विधिक रूप से क्या है? दंडनीय। कोई ऐसा एक्ट जो किसी के द्वारा किया गया लेकिन वो विधिक रूप से क्या है? दंडनीय है, तो ये दंड देने की बात करता है। मीन सब्स्टेंटिव लॉ किस बात क्या बात करता है? सब्स्टेंटिव लॉ एक दंड की बात करता है, और ये उस दंडात्मक प्रक्रिया की बात करता है कि उस व्यक्ति को अगर दंड दिया जाएगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। मीन्स ऐसा नहीं होता है कि जस्ट सपोज कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है और वो जाकर के थाने में पिस्टल रख करके ये कहे कि साहब मैंने एक व्यक्ति को जो है गोली मार दी। मीन्स जस्ट सपोज मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और ये रिवॉल्वर लेकर के थाने पर जाता है और थाने में इंस्पेक्टर को बोलता है कि सर एक बी था जिसको मैंने क्या कर दिया है? गोली मार दी। इज दैट क्लियर? मीन्स ए का ये क्या है? कन्फेशन। जब वो थाने में खुद ही जा रहा है, खुद ही अपना उस जिस हथियार से, जिस आर्म से किसी को उसने मारा है, उसको भी सबमिट कर रहा है। कहां पर? पुलिस थाने में। और अपना कन्फेशन भी रिकॉर्ड कर रहा है कि साहब मैंने ए कह रहा है कि मैंने बी को गोली मार दी। अब पुलिस क्या करेगी उस केस में? उसके उस आर्म्स को ले लेगी अपने कब्जे में, उस व्यक्ति को भी अपने कब्जे में ले लेगी। उसने अपना कन्फेशन भी रिकॉर्ड करवा दिया कि मैंने गोली मारी है। उसने ये भी कह दिया कि सो एंड सो जिसको मैंने गोली मारी है, मीन्स इस बी को जिसको गोली मारी है, वो सो एंड सो प्लेस पर पड़ा है, जाइए जाकर के उठा लाइए। पुलिस लेकर के उसको साथ जाएगी और साथ ले जाकर के उसको वहां पर डेड बॉडी को भी बरामद कर लिया, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। अब ये 100% पुष्टि हो जाती है कि उस व्यक्ति की मृत्यु उसी रिवॉल्वर से हुई है जो रिवॉल्वर उसने पुलिस थाने में सबमिट किया और इंस्पेक्टर को अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है। राइट? तो इसके बाद उसको क्या हो जानी चाहिए? सीधे जो मर्डर के केस में जो सजा होती है उसको हो जानी चाहिए। लेकिन न्यायालय क्या ऐसे तत्काल सजा दे देता है? नहीं देता है। तो वहां पर एक प्रोसीजरल लॉ, ये प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके तहत उसकी दंडात्मक जो दंड देने की प्रक्रिया है वो पूरी फॉलो होगी, जिसमें इस ए को बहुत सारी रेमेडीज मिली हुई है। रेमेडीज ये मिली हुई है कि इसको भी ये सिद्ध करना है कि भाई गोली इसने मारी है, वास्तव में इसी ने गोली मारी है। ये बार बार अगर कोर्ट में भी खड़े होके कह दे कि साहब मैंने गोली मार दी, तो भी इसको तत्काल प्रभाव से ना फांसी होगी, ना उम्र कैद होगी, ना उसको 10 साल 20 साल व्हाटएवर जो भी कोर्ट ने सोच रखा होगा इसको सजा देने के लिए, कोई इस तरह की सजा तत्काल प्रभाव से नहीं होगी। क्योंकि ये प्रोसीजरल कोड जो CRPC है, ये कहता है कि जो व्यक्ति अपना कन्फेशन कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी दबाव में आकर के कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को जो है क्या कर रखा हो, किसी ने अपने कब्जे में कर रखा हो, मार के कोई और गया हो और इसको रिवॉल्वर दे करके ये कह दिया गया हो कि जाओ जाकर के पुलिस में कन्फेशन दे दो, कोर्ट में कन्फेशन कर लो। तो इसलिए ये प्रोसीजर लॉ हमारा यहाँ पर वैलिड होता है। यहाँ पे ये पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत तरीके से समझ में आया होगा। सब्सटेंटिव लॉ क्या है? ये मूल विधि है। मीन्स ए ने बी को गोली मारी है, इसमें जो है क्या होगा, इस पर जो है ये अगर कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाता है
तो 302 का अभियोग पंजीकृत होगा। अब जब 302 के जो है मुकदमे होते हैं तो इसमें इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि 302 में क्या है, इसका इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन मीन्स ये मान लीजिए ए है, इसका इंटेंशन क्या है इसको गोली मारने का, मीन्स उसके पीछे का ग्राउंड क्या है, ये भी जो है देखा जाएगा। मीन्स जिसको उसने मारा है वो इंटेंडेड पर्सन है उसका, तो उसके पीछे का उसका ग्राउंड क्या था, आखिर क्यों इंटेंशन उसने बनाई कि इसको गोली मारना है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ समझ में आया होगा। अब यहां पर हम इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या है, सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अधीन है सारे लॉज, और लॉज जो है क्लासिफाई है किसमें, आपके 2 पार्ट्स में, और वो 2 पार्ट्स है प्रोसीजरल लॉज एंड सब्सटेंटिव लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉज और प्रोसीजरल लॉ, अब इसी में जो है आपका इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और ये सारे आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम इसको एक और भी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सपोज, ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, होमिसाइड, सुना है कभी? होमिसाइड वर्ड सुना है? माथुर साहब बताएंगे होमिसाइड। सुना है, लेकिन ऐसा इसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। होमिसाइड आपने सुना है? नहीं सुना है। बेसिकली ये जो टर्म होमिसाइड है, ये जो होमिसाइड शब्द है लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? मीन्स इसका रूट क्या है? लैटिन है, राइट? और लैटिन रूट से इसको लिया गया है, और इसका क्या रूट है? होमिसाइडा। होमिसाइडा इसका मतलब है टू किल अ मैन, एक आदमी को मारना, और किलिंग अ ह्यूमन बीइंग मीन्स नर हत्या, मानव हत्या या किसी व्यक्ति की हत्या करना। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। होमिसाइड, होमिसाइड बेसिकली कवर होते हैं 2 पार्ट्स में। होमिसाइड को कवर किया है 2 पार्ट्स में। आज मैं होमिसाइड के 2 मेजर लॉज डिस्कस कर देंगे, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ये 2 पार्ट्स में कैसे कवर होते हैं होमिसाइड? एक होता है आपका लॉफुल होमिसाइड, लॉफुल होमिसाइड, और दूसरा है आपका अनलॉफुल होमिसाइड। क्लियर? लॉफुल होमिसाइड एंड अनलॉफुल होमिसाइड। इज दैट क्लियर? अब ये जो लॉफुल होमिसाइड्स हैं ये 76 ऑफ आईपीसी टू 106 ऑफ आईपीसी कवर होती है। 76 मीन्स 76 आईपीसी से लेकर के 106 ऑफ आईपीसी तक कवर होते हैं। ये कहते हैं, इसको कहते हैं लॉफुल होमिसाइड। अब ये देखिए लॉफुल होमिसाइड क्या है? मीन्स अब इसको अगर आप समझें, जस्ट सपोज एक कोई पुलिस ऑफिसर है, जस्ट सपोज एक कोई पुलिस ऑफिसर है और वो क्या कर रहा है? एक पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। इसको आप यहां पे समझिएगा, कोई पुलिस ऑफिसर क्या कर रहा है? अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने का मतलब होता है जब सपोज कहीं पर मॉब है, मीन्स बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। अब भीड़ इकट्ठी होने को क्या करेंगे? हमारे लॉ एंड ऑर्डर में सबसे पहले उसके ऑफिसर्स उसको क्या करेंगे कि ये मॉब को जो है क्या करो, आप तितर बितर कर दो, हटा दो, राइट? अब ये जो है मॉब जो को जब तितर बितर करने जाता है तो कोई भी पुलिस अधिकारी होता है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते समय
वो क्या, किस बात का विशेष ध्यान रखना है उसे, कि किसी के साथ कोई अनफेयर ना हो जाए। तो कोई भी जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पहले क्या करता है, अनाउंस करता है कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाइए, लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन रखें, आपके किसी भी कृत्य से जो है शांति भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो है, जो भीड़ होती है वो जल्दी से इतनी अच्छी भी नहीं होती है कि किसी पुलिस ऑफिसर्स ने, किसी पब्लिक सर्वेंट ने आपसे प्यार से कहा और वो प्यार से मान जाए। इन दैट केस वो क्या, पब्लिक या मॉब जो है क्या करने लगती है, प्रोवोकेशन करती है। प्रोवोकेशन का मतलब उसी अधिकारी का ही एक तरह से क्या करने लगती है, विरोध करने लगती है। अब विरोध करने में इस पुलिस ऑफिसर्स को उसके अधिकारी ने उसे आदेश दिया कि आप लाठी चार्ज करो, क्या कर दो, लाठी चार्ज करो। जैसे कि आपने सुना होगा पुलिस जो है क्या करती है, लाठी चार्ज करती है, और इस तरह के केसेस हम अक्सर देखते रहते हैं। तो अब अगर पुलिस अधिकारी ने लाठी चार्ज किया और उस लाठी चार्ज के दौरान जस्ट सपोज अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसको हम उस डेथ को कैसे देखेंगे? क्या उसको मर्डर के तौर पर देखेंगे? क्या उस डेथ को मर्डर कहा जा सकता है? नहीं, वो डेथ मर्डर नहीं है। जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हुए किसी सिपाही से, चाहे वो आर्मेड फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी पुलिस फोर्सेस हो, अगर उसकी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हुए अगर उसकी डेथ काज हो जाती है तो वो मर्डर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, बल्कि वो अंडर सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी उस पुलिस ऑफिसर्स को, उस सैनिक को, उस अधिकारी को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा कि नहीं, उसकी चूंकि जो इंटेंशन थी वो हत्या करना उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसको ऐसा करने के लिए लॉ ने उसको आदेश दिया था, उसके अधिकारी ने आदेश दिया था कि पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हुए आप क्या करो, लाठी चार्ज करो। और जस्ट सपोज उसकी लाठी किसी ऐसी जगह पर पड़ जाती है किसी व्यक्ति से जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस पुलिस अधिकारी को मर्डरर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि उसका जो इंग्रेडिएंट है, जो इंटेंशन है, वो जो है किसी को जान से मारना नहीं था। तो उसको कहां पे मिलेगा, 76 में आपको उसको जो है क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा उस पुलिस अधिकारी को। इज दैट क्लियर? तो अब मान लीजिए अनलॉफुल इंटेंशन क्या होता है, ये अनलॉफुल होमिसाइड क्या होता है। तो अनलॉफुल होमिसाइड्स के अंतर्गत आपके आ जाते हैं हर तरह के क्राइम्स, जैसे कि आपका लूट हो, रेप हो, मर्डर हो, ये मीन्स कोई भी क्राइम, लूट, रेप, मर्डर्स या किसी भी तरह की जो छेड़छाड़, XYZ जो भी क्राइम है वो जो है कहां पर आएंगे, अनलॉफुल उसमें आएंगे। अब यहां पर देखिए, ये होमिसाइड को भी अगर हम इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, कल्पेबल, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, ये बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड थे। ये जो सेक्शन 76 ऑफ 2106 ऑफ आईपीसी, जिसमें जो है पब्लिक ऑफिसर्स को, पब्लिक सर्वेंट को क्या मिला हुआ है, प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ये कल्पेबल होमिसाइड में मिला हुआ है। और ये है नॉन कल्पेबल होमिसाइड, नॉन कल्पेबल होमिसाइड, ये आपके क्या है, ये जस्टिफाइड है, मींस इसमें जो है जुडिशियल चैलेंज नहीं होता है, और इसमें जो है क्या होगा, नॉन कल्पेबल में जुडिशियल चैलेंज होगा। मींस इसको जो है अगर कोई इस तरह का नॉन कल्पेबल होमिसाइड के अंदर जाता है तो इसके में हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट में केस ले जाएंगे,
ये जस्टिफाइड है और ये नॉन जस्टिफाइड है। तो ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने डिफेंस लॉ का तो नाम सुना होगा। इसको मतलब ये सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी 2106 ऑफ आईपीसी, इसको हम लेते हैं जनरल डिफेंसेस या जनरल एक्सेप्शंस के केसेस में। ये हमारे आप क्या डील करते हैं? जनरल डिफेंसेस डील करते हैं। जनरल डिफेंसेस या जनरल एक्सेप्शंस डील करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक पब्लिक ऑफिसर से क्या हुआ, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते हुए क्या किसी की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो वो डेथ हुई है, वो एक इंसिडेंट है, वो एक घटना है, उसको आप एज ए मर्डर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि रीजन है उसके पीछे उस पुलिस ऑफिसर्स का, उस पब्लिक सर्वेंट का इंटेंशन उसका मर्डर करना नहीं था। उसका इंटेंशन सिर्फ डंडा मार करके लोगों को क्या करना था, तितर बितर करना था, भगाना था। ये नॉन कल्पेबल क्या होता है? ये इंटेंटिव मर्डर होता है, क्योंकि इंटेंटेड पर्सन का ये पहले से ही एक प्री प्लान बना करके, इसके अंतर्गत मान लीजिए अगर कोई लूट की घटना को अंजाम देने जा रहा है या कोई रेप की घटना को अंजाम देने जा रहा है, तो वो ऐसे नहीं चलते फिरते किसी को उठाया और रेप कर दिया, या ऐसे ही नहीं कि बस जा रहे थे मन किया लूट कर ली, तो मन किया लूट कर ली, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए पहले से वो इंटेंशन बना के रखते हैं कि यार आज कोई ढंग का व्यक्ति मिल जाए, कोई पैसे वाला मिल जाए और मैं उसको जो है क्या कर लूं, लूट लूं। अब किसी को उसी, एक तो वो सोच ही रहे थे 2 लोग 3 लोग 4 लोग कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसको हम क्या कर सकें, लूट कर सकें। अब वो सोच ही रहे थे, उसी बीच उनको एक इंफॉर्मेशन भी मिल गई कि यार ये व्यक्ति पेट्रोल पंप से अभी बहुत सारे पैसे लेकर के निकला है, और तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लूट लेते हैं। तो ये क्या है, एक तो अनलॉफुल होमिसाइड है या नॉन कल्पेबल होमिसाइड है। इसमें लूट के सेक्शंस में उसके अगेंस्ट जो है क्या होगा, अभियोग पंजीकृत होगा और प्रॉपर जो है उसको, अब वो ये नहीं कह सकता है कि भाई मैंने लूट तो इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, ये जस्टिसिएबल नहीं, इट इज नॉट जस्टिसिएबल, उसका स्टेटमेंट ये जस्टिसिएबल नहीं होगा। सेम मर्डर के केस में होता है। मान लीजिए कि यहां पर मर्डर, अब जनरल डिफेंस दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, मर्डर एंड जनरल डिफेंस दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। सपोज करो यहां पर एक हम मर्डर्स को जो है डिस्कस करते हैं। अब मर्डर्स है या नहीं, सेम तरह की घटना होगी, लेकिन एक मर्डर होगा एक मर्डर नहीं होगा। मींस मान लीजिए ये एक पूरी तरह से यंग बॉय है, यंग बॉय कह सकते हैं, एक एडल्ट बॉय। एडल्ट बॉय इसलिए कहा जहां से उसकी लीगल लायबिलिटी शुरू होती है, और लीगल लायबिलिटी की बात अगर हम करें तो हमारे जो है लॉ में 18 इयर्स और मोर देन 18 इयर्स जो पर्सन होता है उसकी कुछ लीगल लायबिलिटीज हैं, मतलब कानूनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि यहीं से वो वोट देने का अधिकार रखता है। अब ये एक एडल्ट बॉय है, बी जो है क्या है, एक माइनर गर्ल है। माइनर गर्ल का मतलब समझ लीजिए कि ये जो है क्या है, मींस अंडर 18 है, अर्थात इसको हम नाबालिग जिसको कह सकते हैं, नाबालिग है। अब ये मान लीजिए कहीं एक लोनली प्लेस में इनकी मीटिंग होती है। लोनली प्लेस मतलब एक सुनसान जगह में इनकी एक मीटिंग हो जाती है, और इस लड़के की नियत में ये आ जाता है कि मैं इस लड़की के साथ जो है कुछ दुराचार कर दूं, और जाहिर सी बात है इसने दुराचार करने के उद्देश्य से इसके साथ जो है जबरदस्ती करने का प्रयास किया। क्या किया इसने? जबरदस्ती करने का प्रयास किया, और इस प्रयास में ये लड़की कुछ तो बचाव करेगी ना अपना, इस प्रयास में बचाव करते वक्त इसके हाथ में कोई हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब सपोज एक कोई रॉड ही आ गई या कोई एक बड़ा सा पत्थर ही हाथ में आ गया,
और उस पत्थर से इस लड़की ने इस ए को, मतलब बी लड़की ने ए को क्या कर दिया, हिट कर दिया, और हिट करते के साथ ही ये व्यक्ति की जो है क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब किसकी डेथ हो जाती है, ए की डेथ हो जाती है। और तब उस केस में क्या होगा, तो क्या इसको 76 ऑफ आईपीसी या जनरल डिफेंसेस के अंदर जो इसको कवर मिले हुए हैं वो मिलेंगे, एब्सोल्युटली मिलेंगे, बिकॉज ऑफ इसने जो किया है वो किसमें किया है, सेल्फ डिफेंस में किया है, मींस प्रोवोकेशन के तहत किया है। और इसका जो प्रोवोकेशन है वो क्या है, वैलिड प्रोवोकेशन है। एक मतलब मान, विधिक रूप से मान है कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करती तो इट माइट बी पॉसिबल ये लड़का उसके साथ अपनी मनमानी करने में सफल भी होता, इट माइट बी पॉसिबल ये मनमानी करने के बाद इसका मर्डर भी कर सकता था। इज दैट क्लियर? तो इसको जो है हम किस सेक्शन में रखेंगे, इसको, क्योंकि मर्डर्स की डेफिनेशंस जो है वो डिफाइन की गई है सेक्शन 299, 30 और 301। इनमें जो है मर्डर्स की डेफिनेशन है कि कौन सी चीज मर्डर है, कौन सी मर्डर नहीं है, ये सारे जो है किसमें डिफाइन किए गए हैं, 299 से लेकर के 301 आप आईपीसी में डिफाइन किए गए हैं कि किसको आप मर्डर कहेंगे, किस कंडीशंस को आप मर्डर कहेंगे, किस कंडीशंस को आप मर्डर नहीं कहेंगे। अब चूंकि बी ने ए को हिट किया था और ए जो है क्या कर गया, डेथ हो गई। अब डेथ हो गई, अब ये मर्डर है या नहीं है, अब योग पंजीकृत किस सेक्शन में होगा, भले पुलिस ऑफिसर्स भले ही इसका जो है अभियोग 302 ऑफ आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर ले, लेकिन जब ट्रायल चलेगा इसका, जब ट्रायल होगा किसमें होगा, क्योंकि ट्रायल होता है सेक्शन 299, 300 एंड 301 में। कैसे ट्रायल होगा, क्योंकि यहीं पर मर्डर्स की डेफिनेशंस दी हुई है, यहीं पर बताया गया है कि इनफैक्ट मर्डर क्या है और क्या नहीं है। तो इन दैट केस क्योंकि बी को जो है का इंटेंशन ए को मारना कहीं पर नहीं था, उसने इसको मारा किसमें है, प्रोवोकेशन के तहत मारा है, अपना विरोध, अपने आप के बचाव के लिए मारा है। तो इसको जनरल डिफेंसेस के कवर मिलेंगे, और जनरल डिफेंसेस के कवर मिलते के साथ ही ये चूंकि इंटेंडेड पर्सन इसका नहीं था, किसी भी तरीके से ये इसका मर्डर नहीं करना चाहती थी, तो इन दैट केस ये जो है जो डेथ हुई है अनइंटेंशनली हुई है, मींस बिना किसी इंटेंशन के डेथ हो गई है। तो बिना इंटेंशन के जो है जब डेथ हो गई तो ये मुकदमा किसमें चेंज हो जाएगा, सेक्शन 304 आप आईपीसी में चेंज होगा, और 304 आप आईपीसी में चेंज होते के साथ ही उसको जो है 302 का जो है सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और 304 के अकॉर्डिंग उसको एग्जेम्पशन भी मिल सकता है, और उसको वो भी मिल सकता है, क्या कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। एग्जेम्पशन और इम्प्रिजनमेंट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट्स, ये कोर्ट्स पर निर्भर करता है कि कोर्ट उस समय या उस जज या जजमेंट पर निर्भर करता है कि उसको किस हद तक जो है मानती है। वैसे तो एक्यूट भी किया जा सकता है, मींस उसको फुली एग्जेम्पशन भी मिल सकता है। अब इसी केस को दूसरी तरीके से समझिए, इसी केस में मतलब मैं कोई दूसरा लड़का या लड़की लेने नहीं जा रहा हूं, यहीं पर ए एडल्ट और यही बी गर्ल। अब यहां पर मैंने वही सिचुएशन है, सेम सिचुएशन ये है कि ए ने बी पर रेप अटेम्प्ट किया, ए ने बी पर रेप अटेम्प्ट किया, और बी ने प्रोवोकेशन में ए को हिट कर दिया। सिचुएशन सेम है, बी ने प्रोवोकेशन के तहत अंडर प्रोवोकेशन बी को क्या कर दिया, हिट कर दिया, और ये बैडली इंजर्ड हो गया। क्या हुआ, इंजर्ड हुआ, लेकिन अनकॉन्शियस नहीं हुआ, डेथ नहीं कॉज किया, मींस इसकी डेथ भी नहीं हुई।
अब डेथ नहीं हुई तो जाहिर सी बात है अनकॉन्शियस भी नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ, तो ये भी जो है कुछ बदले में प्रतिक्रिया करेगा, और बदले में प्रतिक्रिया करते हुए ये गुस्से में आया और इसका जो है क्या कर दिया, इसको मार दिया। इसने भी हिट किया और ये लड़की जो है क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो इस केस में इसका जो लॉयर है, जो ए का लॉयर है, ए का अधिवक्ता है, वो ये नहीं कह सकता है कि सर हमारे क्लाइंट ने, जज साहब हमारे क्लाइंट ने बी को इसलिए मारा है क्योंकि बी को अगर नहीं मारता तो बी इसे मार देती। नो, क्योंकि इसका इंटेंशन तो पहले ही गलत था, हाँ, इसका तो प्री प्लान था, तो इस पर जो है कौन से सेक्शन चार्ज होंगे, 302 ही लगेगा, और इसको जनरल एक्सेप्शन, जनरल डिफेंसेस के कवर में नहीं रखा जा सकता है। तो यहां तक ये चीजें बिल्कुल मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए कल्पेबल होमिसाइड एंड नॉन कल्पेबल होमिसाइड, इस पर जरा थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स और भी लेके चलते हैं, राइट। मैंने होमिसाइड्स के बारे में बताया, क्या है, कल्पेबल एंड नॉन कल्पेबल, कल्पेबल एंड नॉन कल्पेबल होमिसाइड्स, राइट। अब कल्पेबल होमिसाइड्स में हमने आपको पहले ही बता दिया था, सेक्शन 76 से लेकर के 106 ऑफ आईपीसी तक जो है क्या है, कवर है, जिसमें प्रोवोकेशंस हैं, और यहाँ पे नॉन कल्पेबल में ये सारे जो है आपकी लीगल लाइबिलिटीज वगैरह कवर है, जो कि किसी भी तरह का क्राइम हो सकता है। इज दैट क्लियर। तो यहां पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति जो है क्या है, बी, ठीक है, ए भी एक व्यक्ति है और ए भी एक व्यक्ति है। अब इसके हाथ में है क्या, शार्प नाइफ, क्या है, शार्प नाइफ, मतलब धारदार चाकू, या इसको हम कहेंगे एक क्या है, गन, राइट। और इसका इंटेंशन क्या है, इस पर अटैक करना, शार्प नाइफ है या गन है, तो जाहिर सी बात है इसने इसको अटैक किया, मीन्स शार्प नाइफ से मार दिया या गन से मार दिया, मीन्स फायर कर दी। लेकिन ये व्यक्ति जो है बच जाता है या डेथ कॉज कर जाता है। तो यहां पर इसको जनरल डिफेंसेस के कवर नहीं मिलते हैं, जनरल डिफेंसेस के कवर नहीं मिलते हैं। रीजन बिहाइंड, ये फुली इंटेंशन है, इसका इंटेंशन, इसका मेनली इंटेंशन क्या है, पूरी तरह से इसका इंटेंशन क्या है कि इसको मारना ही है। इज दैट क्लियर। अब ये किसी भी कीमत पर ये बात नहीं कह सकता है कि भाई हमारा मारना इसको उद्देश्य नहीं था। अब देखिए यहां पर एक सी व्यक्ति है और ये एक डी व्यक्ति, एक सी है और एक डी है। इसके हाथ में क्या है, एक ब्लंट नाइफ है। ब्लंट नाइफ का मतलब समझते हैं, मतलब जो बिना धार वाली चाकू, या हम इसको कह सकते हैं कि स्टिक है कोई, मतलब लाठी, डंडा, लाइक दैट, ठीक है। और इसका भी इंटेंशन इसको मारना है, लेकिन यहां पर चूंकि इंटेंशन इसका मारना जरूर है लेकिन जान से मारना है ये नहीं सिद्ध हो पा रहा है, राइट। तो यहां पर कुछ हद तक इसको जनरल डिफेंसेस के कवर मिलेंगे। रीजन बिहाइंड ब्लंट नाइफ से जो है क्या होता है, जल्दी से कोई मर्डर नहीं हो सकता है। तो इसका इंटेंशन, इट माइट भी, इसको डराना भी हो सकता था, लेकिन मर गया वो एक अलग कहानी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंटेंशन तो था, इंटेंशन तो था। या सेकेंड बात, और इसको ऐसे समझ लीजिए कि सी जो है के हाथ में क्या है, एक गन है
और वो मारना चाहता था किसको, डी को, लेकिन इसका निशाना चूक गया और शिकार हो गया कौन, ई। सी के हाथ में गन था, हिट करना चाहता था या टारगेट करना चाहता था, इसका इंटेंडेड पर्सन कौन था, डी, लेकिन हो किसको गया, ई को। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस में भी वही होगा कि सी का इंटेंशन तो था, क्योंकि इसका प्री इंटेंशन था किसी इस व्यक्ति को मारना, दैट इज अनदर थिंग। डेथ जो है किसकी, इसके इंटेंडेड पर्सन की नहीं हुई लेकिन किसी और की हो गई, जबकि ये नॉन इंटेंशन में मरा है, लेकिन क्योंकि इसका इंटेंशन पहले से ही था मर्डर करना, इसलिए इस पे मर्डर्स के चार्जेस क्या होंगे, फ्रेम होंगे, मर्डर का चार्जेस लगेगा और वैलिड ये चार्ज है। अब कब नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा उसके पीछे एक लॉजिक है, वो होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए सॉरी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उस पे मर्डर्स के चार्ज नहीं लगेंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, इन फैक्ट होता क्या है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जस्ट सपोज हमें पता है कि सामने मुझे ऐसा लगा कि कोई विल्ड बीस्ट है, विल्ड बीस्ट मतलब एक जंगली पशु है जो कि मुझ पर क्या कर सकता है, हम अटैक कर सकता है और मुझे मार करके खा भी सकता है, तो वो क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते हमने क्या कर दिया, उस व्यक्ति उस विल्ड बीस्ट पर फायर कर दिया, विल्ड बीस्ट पर फायर कर दिया। लेकिन जैसे ही हम विल्ड बीस्ट पर फायर करते हैं तो पता चला कि वहां पर विल्ड बीस्ट नहीं था, वहां पर तो कोई ह्यूमन बीइंग ही था और ह्यूमन किलिंग हो गई, या वहां पर था भी विल्ड बीस्ट लेकिन विल्ड बीस्ट टारगेट ना होकर के कोई दूसरा टारगेट में आ गया, तो ये क्या है, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। यहां पर हमारे जनरल डिफेंसेस के कवर हमको मिलेंगे, क्योंकि मेरा इंटेंशन उसको मारना नहीं था, मींस निशाना हमारा तो जंगली जानवर था, लेकिन निशाने पर आ कौन गया, निशाने पर कोई दूसरा आ गया, तो वहां पर हमारा जो है हमको 76 का जो है क्या है, कवर मिलेगा, जनरल डिफेंसेस के कवर मिलेंगे। और इसी के साथ आज की जो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की क्लास होती है उसको हम फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी देखते रहें नेक्स्ट आईपीसी सीरीज।